हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ द सेमलेस बॉस फेल इन लव विद हिज प्रिटी एम्प्लॉय का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि जब विंग अपने कॉलेज में जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद विंग अपने क्लासरूम में चला जाता है। जब वो अपने क्लास में जाता है तो वो सुनता है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी कि तुम्हें पता है कि आज हमारे कॉलेज में द ग्रेट बिजनेसमैन लैन वांगजी आया हुआ है। तो वो बोलती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो दूसरी लड़की बोलती है कि ये तो पता नहीं है, पर इतना हम जरूर जानते हैं कि जो लैन वांगजी है वो हमारे प्रोफेसर यानी कि लैन सिचन के छोटे भाई हैं। वो जरूर किसी न किसी वजह से तो आए ही होंगे। पता नहीं क्यों हमारे लैन सिचन सर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होकर भी वो हमें स्टडी क्यों करवाते हैं। उन्हें तो ऑफिस का वर्क करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल के हमारी क्लासेस को अटेंड कर ही लेते हैं। तो वो दूसरी लड़की बोलती है कि हाँ, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि वो हम सब की केयर करते हैं। तो वो दूसरी लड़की बोलती है कि हाँ, ये तो भी तुमने ठीक कहा। इसके बाद जब भी ये सब सुनता है तब वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही इन सब बातों से थक चुका था। उसके लिए और भी ज़्यादा चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी और वो ये बकवास नहीं सुनना चाहता था। वो बोलता है कि पता नहीं कौन आया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ हैं और इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। वियिंग ये सब सोचकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीजन अपने छोटे भाई लैन वांगजी से ऑफिस में बात कर रहे थे और वो बोलते हैं कि ब्रदर, आपने जो कहा है वो वैसे ठीक तो है, पर लेकिन जो भी मेरी ऑफिस में काम करेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मेरी कंपनी पे कोई भी असर पड़े, क्योंकि लैन कंपनी में जॉब्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो लैन सिचन बोलते हैं कि मैं जानता हूँ लैन जैन, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। इसके बाद वांग जी वहाँ से खड़ा होता है और बोलता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो लैन सिचन बोलते हैं कि ठीक है। इसके बाद वांग जी सिचन के रूम से बाहर निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स के पास आके बोलता है कि हमें जल्दी से चलना होगा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसके बाद बॉडीगार्ड के साथ वांग जी वहाँ से जाने लगता है और दूसरी तरफ हमारा वीइंग कॉरिडोर में चल रहा था। तभी वी यिंग का फ़ोन रिंग करता है। वी यिंग अपने फ़ोन को निकाल के देखता है तो उसमें उसकी सीजे का कॉल आ रहा था। तो वी यिंग उस कॉल को पिक करता है। तभी वो सुनता है कि उसकी सीजे बहुत ही मुश्किल से बोल पा रही थी और वो बोलती हैं कि वी यिंग जियांग चैंग। तो वी यिंग घबरा जाता है और बोलता है कि सीजे क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि वी यिंग जियांग चैंग का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। जब वी यिंग ये सुनता है तब वो बहुत ही डर जाता है और वहीं पे खड़ा रहता है। और फिर जब देखता है कि उसकी सीजे तो बहुत ही रो रही थी, तो वी यिंग बोलता है कि सीजे प्लीज़ आप रोइए मत, मैं अभी आ रहा हूँ, प्लीज़ आप रोना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर वी यिंग वहाँ से भागने लगता है। वी यिंग को तो ये भी नहीं दिखाई देता कि उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। वी यिंग उन सबको देख के बोलता है कि प्लीज़ साइड हटो। वी यिंग उन सभी से बोलने लगता है, लेकिन वो इंसान वहाँ से नहीं हटते, क्योंकि वो सभी बॉडीगार्ड थे और वो वैंग जी की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे। वो किसी भी स्टूडेंट को वहाँ से जाने नहीं देते हैं। वी यिंग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ से वो भागने लगता है। तभी वी यिंग भागते हुए एक इंसान से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। जब वी यिंग देखता है कि वो किसी से टकरा गया तो वो उसकी तरफ नहीं देखता और ऐसे ही बोल देता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद वो खड़ा होके वहाँ से दोबारा से जाने लगता है। तब एक इंसान वी यिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि हे लड़के, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम अंधे हो क्या। जब वो इंसान ये बोलता है तो वो वी यिंग का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। तो वी यिंग बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मेरा जाना बहुत जल्दी है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। तो वो इंसान उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि अभी तुमने क्या किया, तुमने हमारे बॉस को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसकी वजह से हम तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकते हैं। तो वी यिंग बोलता है कि प्लीज़ इतनी सी बात के लिए आप ऐसा कैसे करते हैं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ से जाना, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तभी हमारे वांग जी की नज़र उस लड़के पे पड़ती है जो वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वांग जी की नज़र तो उसके चेहरे पे ही अटक जाती है। वो बहुत ही प्रिटी लग रहा था और वांग जी तो बस उसी को ही देखता रहता है। वांग जी की नज़रें जब उसके लिप्स पे जाती है तो वो वहीं देखता रहता है। वी यिंग के लिप्स के नीचे एक छोटा सा तिल था।
जिस पे वांग जी की तो मानो सांसें ही अटक गई थी। वो वांग जी वीइंग को इस तरह देख रहा था कि मानो उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं था। वांग जी तो वीइंग के फेस के अंदर ही खो गया था और न जाने वो कितनी देर तक वीइंग को देखता ही रहता है। जब वीइंग के वाल उसके फोरहेड पे आ रहे थे तो वो कितना प्रिटी लग रहा था। वो जब बोल रहा था तो किस तरह से वीइंग के लिप्स आपस में मूव हो रहे थे। वांग जी तो बस यही सब देखता रहता है। जब वांग जी की नज़रें वीइंग के हाथ पे जाती है जो उस बॉडीगार्ड ने पकड़ा हुआ था, तो वांग जी न जाने क्यों गुस्से में आने लगता है और वो अपने हाथ की मुट्ठी को बहुत कस के बंद कर लेता है और अपने बॉडीगार्ड की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी वो बॉडीगार्ड वीइंग को छोड़ देता है और बोलता है कि आगे से ध्यान रखना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और वीइंग बोलता है कि हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद वीइंग वहाँ से फिर से भागने लगता है और वांग जी बस उसे भागते हुए देख रहा था। वांग जी तो देखते देखते ही वहीं खो जाता है वी यिंग को और वी यिंग उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। तभी एक बॉडीगार्ड आके वांग जी से बोलता है कि सर हमें चलना होगा। तो वांग जी अपने होश में वापस आता है और वो वापस से गेट की ओर देखने लगता है जहाँ उसने अभी एक लड़के को देखा था जो बहुत ही प्रिटी था। तो वांग जी बोलता है कि हाँ चलो। वीइंग इसके को बाद देखकर वांग जी अपनी तो कार सब में कुछ आके भूल बैठ गया जाता था। है। न जाने क्यों वो वीइंग के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। उसे वीइंग की हर एक बात नोटिस थी। वीइंग कैसे बोल रहा था, कैसे उसके लिप्स मूव हो रहे थे। वांग जी के माइंड में बस यही सब घूमने लगता है और वो सोचने लगता है कि क्यों मैं उस लड़के के बारे में इतना सोच रहा हूँ। इसके बाद वांग जी को याद आता है कि उस बॉडीगार्ड ने किस तरह से वीइंग के हाथ को पकड़ा हुआ था और वांग जी को अपने आप ही गुस्सा आने लगता है और वो अपने फ़ोन को निकाल कर बोलता है कि मुझे इन बॉडीगार्ड्स में से कोई भी नहीं दिखना चाहिए कल, और अपने फ़ोन को वहीं कार में फेंक देता है। इसके बाद वांग जी अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और अपनी कैबिन के अंदर जाके फिर से वो अपनी फाइलों को चेक करने लगता है और फिर से उसके माइंड में वही लड़का बार बार घूमने लगता है। तो वांग जी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि आखिर क्यों ये लड़का बार बार मेरे माइंड में क्यों आ रहा है, मैं उस लड़के को भूल क्यों नहीं पा रहा, ऐसा क्या है उसमें। और वांग जी वहाँ से खड़ा होता है और बोलता है कि मैं अपना सारा काम घर जाके करूँगा, तो मेरी फाइल्स को मेरे घर पर पहुँचा देना। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। तो वांग जी की सेक्रेटरी वहीं खड़ी रहती है और बोलती है कि जी सर। इसके बाद वो मन में सोचती है कि पता नहीं ये किस तरह का इंसान है, इसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन कभी क्यों नहीं होती है, हमेशा इसी तरह कोल्ड फेस के अंदर रहता है। मैं तो इसकी शक्ल देख देख के इरिटेट हो जाती हूँ, इतना कोल्ड फेस कोई कैसे हो सकता है। और फिर वो बोलती है कि हाँ क्या कर सकते हैं, आखिर ये चाइना का नंबर वन बिजनेसमैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। पता नहीं मैं इतने एफर्ट्स डालती हूँ ये मेरी तरफ क्यों नहीं देखता है। इसके बाद वो लड़की ऐसा बोलकर सभी फाइलों को कलेक्ट करती है और वांग जी के पीछे जाने लगती है। तभी दो बॉडीगार्ड्स उसे रोक देते हैं। तब वो बोलती है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। तो वो बॉडीगार्ड बोलता है कि जी मैम, हम जानते हैं कि आप उनकी सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनके पास जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। आप ये फाइल्स हमें दे दीजिए, हमें सर ने बोला है कि हम इन फाइल्स को लेकर सर के घर पे पहुंचा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो वो सेक्रेटरी वो सारी फाइल्स को उन बॉडीगार्ड्स के हाथ में देकर फिर से वहाँ से चली जाती है और जाते हुए गुस्से में बोलती है कि पता नहीं ये इंसान इस तरह का क्यों है। इसके बाद वो सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब वीइंग हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो अपनी सीजे को वहां बैठे हुए देखता है। तब वो बोलता है कि सीजे चेंग चेंग कैसा है। तो यान ली अपने वीइंग को हक करते हुए बोलती है कि वीइंग चेंग चेंग का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी आईसीयू में है, न जाने उसे क्या हो गया है। वीइंग प्लीज़ उसे बोलो ना कि वो ठीक हो जाए। तो वे यिंग अपने सीजे को टाइटली हग करता है और बोलता है कि सीजे आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि देखिए उनकी हालत अभी तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को उनके ऑपरेशन के लिए हमें पैसे देने होंगे क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई हैं। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है आप ऑपरेशन की शुरुआत कीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूँगा। तो सीजे बोलती हैं कि वी यिंग हम पैसे कहाँ से लाएँगे इतने। तो वी यिंग बोलता है कि सीजे आप चिंता मत कीजिए, मैं अरेंज कर लूँगा कैसे ना कैसे। तो सीजे बोलती हैं वी यिंग तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलकर यानली वी यिंग को हक कर लेती हैं और रोने लगती हैं। तो वी यिंग बोलता है कि सीजे मैं कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं
जियांग चैंग को कुछ भी नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं रहिए, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। इसके बाद वी यिंग वहाँ से चला जाता है और वी यिंग जाकर अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है कि वैनिंग, क्या तुम मुझे कुछ पैसों की मदद कर सकते हो? तो वैनिंग बोलता है कि वी यिंग, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो वी यिंग बोलता है कि आई थिंक 1 लाख। तो वैनिंग बोलता है कि वी आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम जानते हो शायद। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जितनी हो सके उतनी तो मेरी मदद कर सकते हो। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा भाई इंजर्ड है और मुझे उसका इलाज करवाना है। तो वैनिंग बोलता है कि हाँ वी यिंग, मेरे पास जितने भी हैं मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसके बाद वैनिंग वी यिंग को कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो वी यिंग सोचता है कि इतने पैसों से तो वो जियांग चैंग का इलाज नहीं करवा पाएगा। इसके बाद वी यिंग अपनी सीजे के पास आता है और बोलता है कि सीजे आप यहीं रहिए, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। वी यिंग इसके बाद डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि सर, ऑपरेशन के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे? तो वो डॉक्टर बोलता है कि शायद आपको 2 लाख रुपए हमें जमा कराने होंगे। तो वी यिंग बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उन्हें बहुत सीरियस इंजरीज हैं। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है, ऑपरेशन कब करवाना है? तो वो बोलते हैं कि अभी तो वो ठीक हैं, आई थिंक 2 दिन बाद आप ऑपरेशन के लिए रुपए जमा करवा दीजिएगा और हम उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, तब तक वो यहीं रह सकते हैं। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वी यिंग यानली के पास वापस आता है और बोलता है कि सीजे, अब आप घर चले जाइए, मैं यहीं हूँ उसके पास। तो यानली बोलती है कि नहीं वी यिंग, तुम अभी भी थके हुए हो, प्लीज़ तुम घर चले जाओ, आराम करो और मैं यहीं रहती हूँ। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं सीजे, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, आप चले जाइए, मैं उसके पास हूँ। तो डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि देखिए, आप दोनों ही घर जा सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं, हम में से एक तो यहाँ ज़रूर रहेगा। तो यानली बोलती है कि वी यिंग, मैं यहीं रहती हूँ, तुम अपने घर जाओ। वी यिंग बोलता है कि लेकिन सीजे, तो सीजे बोलते हैं कि वी यिंग, तुम्हें घर जाना होगा और रेस्ट करना होगा, प्लीज़ वी यिंग मेरी बात मानो। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है सीजे। इसके बाद वी यिंग वापस से घर न जाकर बार की ओर जाने लगता है। वी यिंग फिर से उसी बार के गेट पे खड़ा था जहाँ से वो कल वापस से चला गया था। इसके बाद वी यिंग एक गहरी सी सांस लेता है और अंदर चला जाता है। इसके बाद वो मैनेजर से जाके बोलता है कि सर, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो प्लीज़। तो वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, कितने चाहिए और तुम कल वापस क्यों नहीं आए? तुम जानते हो तुम्हारे इस प्रिटी फेस की वजह से हमें कितने ज़्यादा और कस्टमर्स मिलते हैं और तुम ही नहीं आए, इसकी वजह से मुझे कल लॉस हुआ है। तो वी यिंग बोलता है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अब से मैं रेगुलर आऊँगा, प्लीज़ मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो वो बोलता है कि हाँ बोलो, तुम्हें कितने चाहिए? मुझे तुम्हारे इस प्रिटी फेस की थोड़ी ज़रूरत है। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, अगर तुम अपने आप को भी सेल कर दो तो भी मैं इतना तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो वी यिंग बोलता है कि प्लीज़ मुझे इनकी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे ब्रदर इंजर्ड है, मुझे उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं कुछ सोचता हूँ, मैं तुम्हें इतने तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें हाफ़ पैसे दे सकता हूँ। वी यिंग बोलता है कि हाँ प्लीज़ आप इतनी भी मेरी हेल्प कर दीजिए। तो वो बोलता है कि लेकिन इसके बाद में तुम्हें यहाँ पे और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। तो वी यिंग हाँ भर देता है और बोलता है कि हाँ मैं कुछ भी करूँगा, बस आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। इसके बाद वो जाता है और कुछ पैसे लेके आता है, जो वो वी यिंग को दे देता है और बोलता है कि ये लो, मेरे पास सिर्फ अभी 1 लाख है और ये भी मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पहले से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे और तुम्हारे इस प्रिटी फेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद वी यिंग वहाँ से चला जाता है और वो मैनेजर मन में सोचता है कि हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत कम है मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे इस प्रिटी फेस की वजह से मैं इससे भी ज़्यादा अर्न करूँगा। और वो मन में सोचता है कि अब तो मैं तुम्हारा और भी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सोचकर वो मैनेजर स्माइल करता है। इसके बाद वी यिंग वापस से हॉस्पिटल चला जाता है। तो यान ली बोलती हैं कि वी यिंग तुम वापस क्यों आ गए? तो वी यिंग बोलता है कि सीजे, मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ। तो वो बोलते हैं कि वी यिंग मेरा मन नहीं है,
तो वी यिंग बोलता है कि प्लीज़ सीजे आप अपनी ऐसे तो तबीयत ख़राब कर लेंगी, प्लीज़ आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए। इसके बाद वी यिंग अपनी सीजे को अपने हाथों से खाना खिला देता है और उसके बाद वी यिंग सोचता है कि वो अब क्या करेगा आगे, उसे इतने पैसे और जमा करने हैं, वो कहाँ से करेगा। और वी यिंग ये सोचते सोचते ही और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। इसके बाद वी यिंग अपनी सिस्टर से बोलता है कि सीजे प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। यान ली बोलते हैं कि हाँ। तो यान ली बोलती हैं कि वी यिंग अब तुम घर वापस जाओ। तो वी यिंग बोलता है सीजे मैं घर नहीं जा पाऊँगा आपको ऐसे छोड़ के। तो यान ली बोलते हैं कि ठीक है वी यिंग। इसके बाद वी यिंग बोलता है कि सीजे आप यहाँ सोफ़े पे लेट जाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो यान ली बोलते हैं कि ठीक है वी यिंग। इसके बाद यान ली वहाँ सो जाती हैं और वी यिंग बस जियांग चैंग को देखते रहता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा वांग जी अपने घर पे था और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वी यिंग का फेस ही आ रहा था और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो उठकर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो। इसके बाद वांग जी कुछ सोचता है और अपना फ़ोन निकाल के बोलता है कि ब्रदर स्टूडेंट्स की मुझे लिस्ट आपके चाहिए। तो कॉलेज की लेंस सभी चैन बोलते हैं कि वांग जी तुम इसका क्या करोगे। तो वांग जी बोलता है कि ब्रदर आपने कहा था कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो अब आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मैं किसी को ढूंढना चाहता हूं। तो लेंस चैन बोलते हैं कि वांग जी तुम किसी को ढूंढना चाहते हो और वो भी कॉलेज स्टूडेंट को। तो वांग जी बोलता है कि हाँ ब्रदर प्लीज़ अब मैंने जैसा कहा आप वैसा कर दीजिए। तो लेंस चैन बोलते हैं कि ठीक है वांग जी मैं तुम्हें अभी सेंड कर देता हूँ। इसके बाद वांग जी अपना लैपटॉप निकालता है और उसमें से उन सभी स्टूडेंट्स को देखने लगता है। तो वांग जी बोलता है कि तुम जो भी हो अब तो तुम मेरे हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। न जाने क्यों जब मैंने तुम्हें देखा तब से मेरा दिमाग बस तुम्हें ही सोच रहा है, तुम जो भी हो अब तो मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। इसके बाद वांग जी पूरी रात उन कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखता रहता है और उसे अभी तक भी यिंग नहीं मिलता, क्योंकि कोलैन यूनिवर्सिटी छोटी यूनिवर्सिटी नहीं थी, उसमें न जाने कितने बच्चे स्टडी करते थे। इसके बाद आखिरकार वांग जी को वी यिंग की एक फ़ोटो दिखाई देती है। तो वांग जी बोलता है कि ओह तो ये तुम हो। इसके बाद वांग जी उसकी सारी डिटेल्स को देखने लगता है। तो वांग जी बोलता है कि ओह तो ये हो तुम। इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है कि पता करो कि ये स्टूडेंट कहाँ रहता है। इसके बाद वांग जी फिर से अपने बेड पे लेट जाता है और सोचता है कि तुम अब से लैन वांग जी के हो, तुम्हें पाने के लिए मुझे जो भी करना हो वो मैं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए वो हर एक चीज़ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। तुम्हें कोई भी और अगर हाथ भी लगाएगा तो मैं उसे जान से मार दूँगा। ये सोचकर वांग जी मुस्कुराने लगता है और वहीं बेड पे सो जाता है। और दूसरी तरफ हमारा वी यिंग यही सोच में डूबा हुआ था कि वो किस तरह से और पैसे लेके आए। वेइंग ऐसा सोचता सोचता ही उसे नींद आ जाती है और वह वहीं जियांग चैंग के पास उसी टेबल पे बैठा हुआ सो जाता है। इसके बाद जब मॉर्निंग होती है तो वेइंग उठता है तो वो देखता है कि अब जियांग चैंग को भी होश आ गया था। तो वो बोलता है कि जियांग चैंग तुम ठीक हो। तो जियांग चैंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं ठीक हो जाऊँगा, चलो अब हम घर चलते हैं। तो वेइंग बोलता है कि नहीं अभी तुम इंजर्ड हो तो हम घर नहीं जा सकते हैं। तो जियांग चैंग बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और खड़े होने की कोशिश करता है। तो वी यिंग बोलता है कि जियांग चैंग प्लीज़ कभी तो मेरी बात मानो। तो जियांग चैंग बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। इन दोनों की आवाज़ से यान ली जाग जाती हैं और वो बोलते हैं कि आशियन आशियन तुम रुको मैं अभी आती हूँ। इसके बाद जब जियांग चैंग अपनी सिस्टर की आवाज़ सुनता है तब वो कुछ नहीं बोलता और वहीं चुपचाप लेट जाता है। इसके बाद वी यिंग को उसकी चीज़ें बोलती हैं कि वी यिंग अब तुम घर जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूँगी और तुम्हारे कॉलेज का भी टाइम हो रहा है। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं सीजे मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। तो सीजे बोलती है कि वी यिंग प्लीज़ तुम कॉलेज जाओ। तो वी यिंग बोलता है कि पर सीजे। तो यान ली बोलती है कि वी यिंग। तो वी यिंग कुछ नहीं बोलता और बोलता है ठीक है सीजे मैं चला जाऊँगा। तो यान ली बोलती है कि वी यिंग तुम यहाँ से डायरेक्टली कॉलेज जाओगे न कि कहीं काम करने। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है सीजे। इसके बाद वी यिंग अपने घर आता है और जल्दी से अपने बैग को लेता है और उसी हालत में वो कॉलेज के लिए चला जाता है और बोलता है कि मैं बस 1 घंटे ही रहूँगा और उसके बाद वापस से आ जाऊँगा।
इसके बाद वे यंग जैसे ही मॉर्निंग को अपने कॉलेज में पहुंचता है और वो अपने क्लास में जाके बैठ जाता है, तो वो देखता है कि अभी क्लास शुरू नहीं हुई है। इसके बाद वे यंग फिर से स्टडी करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही लैंस सिजन क्लास में आते हैं और वो बोलते हैं कि स्टूडेंट्स, मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि आप कुछ दिनों में ग्रेजुएट होने वाले हो और आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ सर। तो लैंस सिजन बोलते हैं कि तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस बार हमारी यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट टॉप करता है तो उसे लैंड कॉर्पोरेशन के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट दी जाएगी। इसके लिए आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं करनी, ओनली बस एक काम करना है, इस बार यूनिवर्सिटी टॉपर बनना है। इसके बाद आपको एक बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र की जाएगी। ये सब आपकी स्किल्स की वजह से है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार से हर साल ऐसा ही हो, जो भी यूनिवर्सिटी में टॉप करे उसे एक अच्छी जॉब मिले और उसे अपने फ्यूचर की टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाओ, लैंड कंपनी, वहाँ जॉब्स मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसकी वजह से हमें अगर जल्दी से नौकरी मिल जाएगी तो ये भी बहुत अच्छा होगा। और वो सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। वी भी सुनता है और बोलता है कि हाँ ठीक ही बात है। वे यिंग को ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता था कि उसे जॉब तो करनी है, लेकिन उसके दिमाग में ये सब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि उसे जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करना है। इस और दूसरी तरफ हमारा वांग जी मॉर्निंग को उठता है तो उसे कॉल आता है और वो पिक करता है। तो वो बोलता है कि सर, आपने कहा था उसके बारे में हमने सभी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो मुझे सेंड कर दो। और वांग जी अपने फ़ोन को साइड में फेंक देता है और बोलता है कि तुम जो भी हो, अब से तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। ये बोलकर वांग जी उठता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड नाइट, बाय बाय। ऐसे ही लाइक करते रहिएगा वीडियोज़ को। ओके, बाय बाय।